50, 1 माइनस 5, माइनस 4/50, मतलब v का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ 50/4, दैट इज माइनस 12.5। ये अपना 3 रिफ्लेक्शन के बाद फाइनल इमेज। तो माइनस 12.5 मतलब ये थर्ड इमेज यहाँ आ रहा है I3, यहाँ से 12.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। ये हो गया 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यही है, इसी को रिपीट करना है। ये गैप 40 की जगह 25 सेंटीमीटर लेकर। इस बार दोनों मिरर के बीच का गैप 25 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट उतने ही डिस्टेंस पर रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर पर। और सवाल अभी भी वही है, फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस टेकिंग फर्स्ट एट कॉन्केव मिरर। पहला रिफ्लेक्शन कॉन्केव मिरर से हुआ और इमेज बन गया। पहला तो इससे होगा, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन तो यही होने वाला है, और इमेज -30 पर बन गया। तो बना देते हैं। अब इस बार दोनों मिरर के बीच का गैप 25 सेंटीमीटर है। पहला इमेज यहां बन रहा है डायग्राम के हिसाब से 30 सेंटीमीटर, तो इससे 5 सेंटीमीटर इधर बनेगा। ये हो गया I1। तो अब ये I1 इसके लिए ऑब्जेक्ट है। किसके लिए? प्लेन मिरर के लिए। कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल साइड में बन रहा है इसके लिए, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। ये इसका रियल इमेज इधर बना देगा I2। एकदम हम लोग रूल के हिसाब से करते जाएंगे जो सीखे थे, अपना दिमाग अभी थोड़ी देर के लिए ना लगाते हुए। इस क्वेश्चन को अभी हम रे डायग्राम से भी दिखाने वाले हैं कि ये हुआ क्या है। फिलहाल एकदम रूल के हिसाब से चलते हैं। ये 30 सेंटीमीटर पे बनाया, तो ये 25 है, 5 इधर बनेगा। ये I1 इसके लिए ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल, क्योंकि इधर बन रहा है। I1 का इधर रियल इमेज बन गया I2। अब ये I2 इसके लिए ऑब्जेक्ट है फिर से, और होगा थर्ड रिफ्लेक्शन। ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। थर्ड रिफ्लेक्शन करा देते हैं। वन बाई वी प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v का वैल्यू पता करना है, u कितना है? ये I2 इधर से 20 सेंटीमीटर पर है, तो -20, एंड फोकल लेंथ -10। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/10। 1/v इज इक्वल टू -1/20, तो v का वैल्यू -20 के बराबर आ गया। तो फाइनल इमेज मतलब थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बन रहा -20, मतलब इससे 20 इस तरफ, तो थर्ड इमेज वहीं पर बन रहा है जहां सेकंड इमेज बन रहा था। तो दोनों कोइंसाइड कर रहा है। तो ये थर्ड इमेज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर ऑन द रियल साइड। अब ये हुआ क्या है? ये इधर चला गया, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जरा डायग्राम से, रे डायग्राम से समझना, और जो हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन समझाए थे वो यहां पर यूज हो रहा है। क्या होता था वर्चुअल ऑब्जेक्ट? एक बार रिकॉल करो। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट था कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज। जब भी किसी डिवाइस पर कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज आएगा, मतलब वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो बस ये बात अपने को याद होना चाहिए। रे डायग्राम से समझना हुआ क्या?
यहां पर जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, रेज रिफ्लेक्ट होके आया, ये वाला गैप तो 25 सेंटीमीटर से 30 पर इमेज बनना था, रेज ऐसे गया, रिफ्लेक्ट होके आया, ये दोनों रेज जा रहा है, बहुत सारा जा रहा होगा, 2 कंसिडर किए, रिफ्लेक्ट होके आया और इसको मीट करना था 30 पर। तो मिरर, ये लोग 30 पर मीट करने जा रहा था, लेकिन रास्ते में मिरर आ गया, क्योंकि मिरर तो 25 सेंटीमीटर पर है। तो मिरर पर कैसा रेज गिरा, देखो मिरर पर कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज गिरा। इसको एक्सटेंड कर दें तो ये यहां मिलने वाला था I1 पर 5 सेंटीमीटर आगे। कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज अगर किसी डिवाइस पर गिरा तो ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, और ये यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होगा और ये रिफ्लेक्ट होगा और यहां मिल जाएगा। इससे रिफ्लेक्शन से ये बन गया I2, वही हो रहा है ये यहां से, इसी को हम लोग I1 बोले। ये I1 इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, कैसा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जिसका रियल इमेज बन गया I2। और फिर अब यहां से रेज आगे जाएगा और इससे थर्ड रिफ्लेक्शन होगा। तो हम लोग तो एकदम रूल के हिसाब से जहां इमेज रखा रहा है ना वहां रख दो, ये मत सोचो कि अरे वर्चुअल में जा रहा है कि रियल में जा रहा है, जहां भी जा रहा हो बना दो और रूल के हिसाब से करते जाओ। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन याद रखना, क्या होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज। किसी भी डिवाइस पर जब कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज फॉल करेगा मतलब वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। बात क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्लेन मिरर को थोड़ा सा इंक्लाइंड करके देखते हैं। ये एक कॉनकेव मिरर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 200 सेंटीमीटर। एक प्लेन मिरर यहां पे रखा हुआ है 45 डिग्री पर। इन दोनों के बीच का जो गैप है ये 1200 सेंटीमीटर्स है। इसको ओरिजिन मानते हुए हम लोग को बताना है, फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर 2 successive reflections taking first at concave mirror। दो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद इमेज का कोऑर्डिनेट बताना है, ओरिजिन इसको लेते हुए, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है 110 सेंटीमीटर पर। तो कराते हैं, यहां पर 2 ही रिफ्लेक्शन का बात कर रहा है। पहला रिफ्लेक्शन कॉनकेव से होगा, देन प्लेन मिरर से। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v का वैल्यू पता करना है, u कितना है -110 और फोकल लेंथ -100, r 200 दिया हुआ है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, v कितना आ रहा है। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/110 माइनस 1/100, तो ये आ जाएगा 1100, 10 माइनस 11, 1/v इज -1/1100, तो v का वैल्यू हो गया -1100। ये आया v का वैल्यू। तो पहला इमेज -1100 पर, मतलब 1100 इधर, ये हो गया I1। यहां से 1100 सेंटीमीटर्स पर, मतलब ये वाला डिस्टेंस हो गया 100 सेंटीमीटर। अब फाइनल इमेज मतलब सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहां बन रहा होगा,
तो देखो प्लेन मिरर में एक बात बताए थे, अब वो यूज हो जाएगा। ये जो मिरर दिख रहा है, मिरर ऐसे इंक्लाइंड है, ऑब्जेक्ट 45 डिग्री वाले लाइन पे रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट हो गया I1 इसके लिए। ऑब्जेक्ट ऐसे लाइन पे रखा हुआ है जो 45 डिग्री पर है। इसका इमेज दूसरे साइड में जाएगा, एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस पर, उतने ही एंगल पर जाएगा। तो अगर ये 45 डिग्री है तो इमेज इधर 45 डिग्री पर, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इमेज चला जाएगा वर्टिकल लाइन पर, ये बन जाएगा I2। यहां से इधर चला गया, ये एंगल भी उतना ही 45 डिग्री। इधर ये 100 था तो ये 100 हो जाएगा। तो अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये यहां था अब यहां आ गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो पूरा ये यहां से यहां तक का, मतलब -1200, और वाई कोऑर्डिनेट 100। ये यहां था हॉरिजॉन्टल लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे दिखेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया इमेज I2 का -1200, 100। तो ये अपना दो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद बनने वाला इमेज है। बात क्लियर है? चलते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे मैग्निफिकेशन पर। हेडिंग डाल लेते हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन दो प्रकार का होता है। प्लेन मिरर में भी हम लोग बात किए थे, वही दो टाइप। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, सेकंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ये दो टाइप का मैग्निफिकेशन है। किस बेसिस पर? ऑब्जेक्ट किस प्रकार रखा गया है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है या प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उस बेसिस पर ये दो टाइप डिफाइन किया जा रहा है। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे परपेंडिकुलर रखा जा रहा है। तब हम लोग जिस मैग्निफिकेशन का बात करेंगे वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होगा। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हम लोग बहुत प्रॉपर रखें तो हम लोग बोल सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसका साइन भी होता है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है। तो हम लोग प्रॉपर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मैग्नीट्यूड क्या बताएगा, इमेज का साइज बताएगा, और इसका साइन क्या बताएगा, इमेज का ओरिएंटेशन बताएगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन है। ठीक है, अब इसका रिलेशन हम लोग डिराइव करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है और सपोज यहां इसका इमेज बन रहा है कुछ a डैश b डैश। ये AB का ऑब्जेक्ट बन गया ऐसा a डैश b डैश। तो अब A का इमेज a डैश है, हम लोग यहां इस पर रे इंसिडेंट कराए पोल पर, तो ये यहां से रिफ्लेक्ट होके a डैश से पास करेगा। ये एंगल और ये एंगल बराबर है, पोल पर जितने एंगल पे टकराता है उतने एंगल पे
लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है। अब यहां पर दो सिमिलर ट्राइंगल दिख रहा है, कौन कौन सा? ट्राइंगल ए बी पी, ये अपना पोल P, ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। ए डैश बी डैश इमेज है और ए बी ऑब्जेक्ट है। ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। तो इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल से हाइट का रेशियो इक्वल टू बेस का रेशियो, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। अब इसको हम लोग कोऑर्डिनेट के टर्म्स में रिप्लेस कर देते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, u का वैल्यू कितना है देखो और बताओ। तो भाई u का वैल्यू, यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है bp विथ माइनस साइन, इधर नेगेटिव साइड में है, u हो गया माइनस bp, v कितना हो गया? v हो गया माइनस बी डैश पी, v हो गया माइनस बी डैश पी। y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट कितना है? ये इतना हाइट का है, ऊपर बन रहा है तो हम लोग प्लस लिख देते हैं, ए बी, ऑब्जेक्ट का हाइट ए बी है, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस ए बी एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज माइनस ए डैश बी डैश, माइनस ए डैश बी डैश। ये सारा सामान उठाकर यहां पर रख देते हैं। तो ए डैश बी डैश की जगह माइनस वाई आई, ए डैश बी डैश माइनस वाई आई। ए बी किसके बराबर है? ए बी वाई नॉट के बराबर है। बी डैश पी माइनस वी के बराबर और बी पी माइनस यू के बराबर। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। और ये वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट ही अपना मैग्निफिकेशन है, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू माइनस वी बाई यू। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तैयार हो गया। अब मैग्निफिकेशन हम लोग को क्या क्या इंफॉर्मेशन देने वाला है इस पर बात करते हैं। दो चीज के बारे में बताएगा, एक तो साइज के बारे में और दूसरा ओरिएंटेशन के बारे में बताने वाला है। मतलब देखो, ये बात हम लोग वैसे प्लेन मिरर में किए थे, उसी को हम लोग रिपीट करने वाले हैं। अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है तो इमेज एनलार्ज्ड है। एनलार्ज्ड मतलब इमेज बड़ा है। किससे कंपेयर हो रहा है? ऑब्जेक्ट से। साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइज का है। मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 है मैग्नीट्यूड में तो इमेज डिमिनिश्ड है, छोटा इमेज बन रहा है। किसके कंपैरिजन में छोटा? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इरेक्ट इमेज बन रहा है, सीधा इमेज बन रहा है। किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। अब सीधा इमेज का मतलब क्या है? सीधा इमेज मतलब हर बार ऐसे नहीं होता है, ये नहीं समझना। सीधा इमेज मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन द सेम साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज भी ऊपर, तो ये इरेक्ट इमेज कहलाएगा। ऑब्जेक्ट नीचे तो इमेज भी नीचे। जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज, तो ये इरेक्ट हो गया। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 0 है तो ये इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड अगेन ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज नीचे है, या ऑब्जेक्ट नीचे है और इमेज ऊपर है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम लोग बोलेंगे कि इमेज कैसा है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऑपोजिट साइड्स में लाई कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऑपोजिट साइड्स में लाई कर रहा है, तो ये इन्वर्टेड इमेज हो गया।
ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग को मैग्निफिकेशन से मिल रहा है। एक और बहुत ही काम का बात हम लोग को पता चल रहा है मैग्निफिकेशन से, समझना। देखो मैग्निफिकेशन और क्या जानकारी दे सकता है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज है। मैग्निफिकेशन का वैल्यू होता है -v/u, ये लेस देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि v/u ग्रेटर देन 0 है। v/u अगर पॉजिटिव है तो ये दो तरीके से हो सकता है, इन दोनों का साइन सेम होना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। u लेस देन 0, v लेस देन 0, दोनों ही नेगेटिव है तो v/u पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, या फिर दोनों ही पॉजिटिव है, u पॉजिटिव v पॉजिटिव, तब भी v/u पॉजिटिव आ जाएगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। तो अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का नेचर सेम है तो यहां से क्या पता चला कि इन्वर्टेड इमेज कब बनता है। इन्वर्टेड इमेज कब बन रहा है, जब रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज या वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगा तो पक्का है वो इन्वर्टेड है। और यहां से जो प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं ये खाली मिरर के लिए नहीं है, ये पूरे ऑप्टिक्स में हर एक चीज के लिए वैलिड है। अगर कोई रियल का रियल बना रहा है तो इन्वर्टेड है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम नेचर का है तो इन्वर्टेड बनने वाला है। आगे बात करेंगे अगर ऑपोजिट नेचर का होगा तो क्या होगा। तो रियल इमेज भी इन्वर्टेड हो सकता है, वर्चुअल इमेज भी इन्वर्टेड हो सकता है, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कैसा है। तो यहां से एक कंक्लूजन निकला, इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑफ सेम नेचर देन इमेज इज इन्वर्टेड। तो अगर हमको कभी दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का नेचर सेम है तो हम लोग बता देंगे कि अरे इमेज तो पक्का इन्वर्टेड होगा। या अगर हमको पता है कि इमेज इन्वर्टेड है तो हम तुरंत प्रिडिक्ट कर लेंगे कि पक्का है दोनों का नेचर सेम रहने वाला है, ऑब्जेक्ट और इमेज का। दूसरा बात देखो, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हुआ तो इरेक्ट इमेज बनेगा। इरेक्ट इमेज बनने का मतलब यह है कि -v/u इज पॉजिटिव, तो v/u इज नेगेटिव। v/u ये रेशियो अगर नेगेटिव है तो कोई एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो यहां पर भी दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, u नेगेटिव v पॉजिटिव, कोई एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। तो u नेगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट, v पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज। और u पॉजिटिव v नेगेटिव, u पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जो भी पॉजिटिव है वो वर्चुअल, जो नेगेटिव है वो रियल, v नेगेटिव है तो रियल इमेज। तो अगर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज या वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का नेचर अगर ऑपोजिट है तो इमेज इरेक्ट बनेगा। इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑफ opposite nature then image is erect। तो ये भी इंफॉर्मेशन हम लोग को मैग्निफिकेशन से मिल रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का नेचर सेम है तो इन्वर्टेड इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज का नेचर ऑपोजिट है
तो इरेक्ट इमेज। बात क्लियर है यहाँ तक? तो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ये कॉन्वेक्स मिरर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट है -10,4 सेंटीमीटर्स में है। फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो अब यहाँ पर इमेज ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट भी है और वाई कोऑर्डिनेट भी है। तो हमको इमेज का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चाहिए। अब एक बात समझना, मिरर फॉर्मूला क्या देता है? तो मिरर फॉर्मूला से तुमको मिलता है v मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। तो मिरर फॉर्मूला एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज देगा और मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज दे देगा या इमेज का हाइट दे देगा। तो सॉल्व करते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये v यहां पर x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज है, तो इमेज का x कोऑर्डिनेट यहां से निकाल लेते हैं। u का वैल्यू है -10 दिया हुआ है, और फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा 1/10। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10। तो ये 2/10 मतलब 1/5। तो v का वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर। इमेज का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आया है, मतलब इस साइड में बन रहा है, तो डेफिनेटली नेचर तो समझ में आ ही गया कि ये तो वर्चुअल इमेज है। दूसरा बात, अब y कोऑर्डिनेट देखते हैं। y कोऑर्डिनेट या हाइट क्या है? तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू है -v/u। तो माइनस ऑफ v का वैल्यू 5 और u का वैल्यू है -10, तो मैग्निफिकेशन आ गया हाफ। मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज हाफ। ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट